हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इस वीडियो में हम डील करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और इसकी नीड क्या है और आर्बिट्रेशन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो कि दो लोगों के बीच में, दो समूहों के बीच में या दो कंपनी के बीच में होता है। ये जो एग्रीमेंट होता है इसको कानूनी तौर पे कुछ प्रोटेक्शन मिला होता है, लीगली ये सर्टिफाइड होता है। मतलब इसमें जो नियम और शर्तें होती हैं वो कानून और सरकार के तहत आती हैं, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने दो ग्रुप्स के बीच में कोई शर्त रखी, दोनों के मध्य में कोई आपने संधि कर ली और जो कानूनी तौर पे कोई प्रूफ नहीं है जिस चीज़ का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आपको कानून लॉ के साथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आपने जो शर्त या एग्रीमेंट रखा है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ओनर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर ये क्या होता है। देखो, आप किसी कंपनी के मालिक हो, आपको कोई काम करवाना है, आप उसके ओनर हो, आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे। इंजीनियर कौन है? जो उस काम को करने के लिए पूरा सुपरविजन करेगा, हर चीज़ की निगरानी करेगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर वो ठेकेदार है जो इस काम को लेगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टी होता है जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट देता है, यानी कि ओनर को ही कॉन्ट्रैक्टी कहा जाता है। और जो पर्सन आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेगा, आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ इतने दिनों में, वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो ठेकेदार है जिसने ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्टरी वो आदमी है, वो ओनर है जिसने ये शर्त या काम करने का इनविटेशन दिया है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट का मैनेजर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका जहां भी हो, जिस भी प्रकार का हो, उसके प्रबंधन में जो मुख्य प्रबंधक होता है उसे ही कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। वही सभी चीज़ों की निगरानी करता है। वो एक इंजीनियर भी हो सकता है या प्रबंधन की शिक्षा की पढ़ाई से भी हो सकता है। उसका कार्य सिर्फ इंजीनियर और काम के तहत होने वाली सब प्रणालियों को देखना और उसके अनुसार ये तय करना कि काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? इसे हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्राइंग से लेके, ड्राफ्टिंग से लेके आपका काम कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्शन या आपका जो भी इक्विपमेंट मशीनरी है वो कैसे काम कर रही है, समय कहाँ जा रहा है, मटेरियल कितना हो रहा है, हर चीज़ को मैनेज करने का काम कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट का मैनेजर करता है। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है। ये एक्ट क्या होता है, क्यों काम करता है, ये देखते हैं। पहली चीज़, इस एक्ट को 1 सितंबर 1872 या 1 सितंबर 1872 को पारित किया गया था। ये एक्ट भारत के सभी हिस्सों में काम करता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। इसके सेक्शन 2H में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पर सशक्तिकरण मिल जाता है, जो लॉ से इन्फोर्स्ड किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आपने दो समूहों के मध्य कोई संधि कर ली और उस संधि को आपने कानूनी अधिकार दिला दिया तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें आपका कोई भी कानून निहित है और सरकारी तौर पे आप कानून की सहायता ले सकते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिफरेंस होता है जो हम डील करेंगे, पर यह समझना है कि एग्रीमेंट को अगर हम कानूनी अधिकार दे दें तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द का उपयोग होता है किसी सामान्य भाषा में, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ गया, उसका अर्थ यही है कि इसमें कानूनी सभी कार्रवाइयाँ निहित हैं, सभी लॉ के काम आपको करने पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कैसे होता है, काम कैसे करता है। सबसे पहले आप जो ओनर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की एक रिपोर्ट बनाता है कि हाँ मुझे ये काम इतने दिनों में इतनी धनराशि के साथ अब तक इस प्रकार से ख़त्म करना चाहिए, या मुझे ये बनवाना है जिसकी कॉस्ट ये है और समय इतना है मेरे पास। उस रिपोर्ट को बना के वो आपको एक विज्ञप्ति देता है या इन्विटेशन देता है मीडिया में, सोर्सेज में या अलग अलग जगह पर। अब वो इन्विटेशन पूरी तरह से ओपन होती है, कोई भी उस आमंत्रण पत्र में अपनी पत्री डाल सकता है, अपना स्वीकार्य करने के लिए अपना इन्विटेशन डाल सकता है। अब वो इन्विटेशन आपने देखा, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको वो काम पसंद आया, आपने उसका उत्तर दिया, आपने बताया कि हाँ मैं इस काम को इतने इतने दिनों में कर लूँगा,
तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आप काम करते हैं और काम की समाप्ति के पश्चात आपके काम को तय किया जाता है कि आपका काम सही हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमी थी, माल कहाँ ज़्यादा कम या लेबर कितना लगा था। इसके बाद में कॉस्ट की चीज़ें या कितना लागत है, क्या चीज़ें हैं, पैसों का मामला देखा जाता है। परंतु कॉन्ट्रैक्ट में बीच बीच में सप्ताह के हिसाब से या मंथ के हिसाब से भी पैसों का चीज़ें देखी जा सकती हैं कि आप पहले पैसे दे दें, आखिरी में ना दें, बीच में कुछ किश्तें बना के दें। ये अलग अलग गतिविधियां अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती हैं। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी कार्यरत है, आपके कॉन्ट्रैक्टर को या आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो कहा गया है वही कार्य हो रहा है, सब चीज़ों की स्पेसिफिकेशन सही हैं, आपने स्टैंडर्ड तौर पे, मानक तौर पे जो कोड्स लिए हैं वो सही लिए हैं, आपका हर काम सही रूप से हो रहा है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो सरकार के किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, हर चीज़ समय पे और समय के साथ हो रही है, लागत कितनी है, कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलेगा, काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, इन सभी चीज़ों को एक कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखना चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली चल पाता है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के इन्विटेशन में दिए हुए हर नियम को, हर चीज़ को फॉलो करता है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्यों, इसकी नेसेसिटी कहाँ है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कंपनियां कोई भी काम करती हैं तो उनका घाटा या लॉस हो जाता है, या कंपनी में एक ही प्रकार के व्यक्ति को 10 तरह के काम करने पड़ते हैं, या एक ही समूह 10 कामों में चीज़ें देखता है, तो उसमें लॉस होना या चीज़ों खराब होने का आपको डर रहता है। तो कोई भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं चाहता कि मैंने रुपयों के मामले में भी गड़बड़ी कर दी, मुझसे सामग्री भी नहीं लाई गई, मैंने हर चीज़ खराब की, ऐसा कोई नहीं कहना चाहता। इसलिए आप अपने काम को एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि ठेकेदार आप हैं, आप सब कुछ संभालें, ये इतना पैसा, इतना सामान और इतना काम है, आप इसे करें। तो आपके ऊपर हेडेक कम होती है और कोई भी आखिरी में जो रिजल्ट आएगा उसकी प्रॉब्लम अपने सिर नहीं बढ़ना चाहता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है कि कामों को डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करे, ताकि एक समूह या एक व्यक्ति विशेष पे ज़्यादा चीज़ों का बाहर ना आए। अब हम देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, इस चीज़ को भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बहुत सुंदर समझाया है। इसके सेक्शन 2E में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा वादा या ऐसा वादों का समूह या आपका प्रॉमिस किया हुआ जो कि दो लोगों के बीच में होता है, परंतु इसमें कोई कानून नहीं होता, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ये एक टाइप का प्रॉमिस होता है, वादा होता है कि हाँ मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, आपने वादा किया, अगले ने ये बात सुन ली है, आप दोनों के मध्य में है, पर इसको कानूनी तौर पे कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। आप समझाएंगे कैसे एग्रीमेंट को, कि एग्रीमेंट होता है आपने एक ऑफर दिया, अगले ने एक्सेप्ट कर दिया कि 100 रुपये दूंगा, मेरा ये काम करोगे, अगले ने कहा हाँ करेंगे, दोनों में वादा या संधि हो गई, इसी को ही एग्रीमेंट कहते हैं। पर यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई सरकारी चीज़ निहित नहीं होती। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क हो गया। पहला फ़र्क तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट आपके कानून से पावर्ड होता है, कानून से इन्फोर्स्ड होता है, इसको कानूनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ एक प्रॉमिस होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको आप लीगली तौर पे ले सकते हो, एग्रीमेंट को आप लीगली नहीं ले सकते, ये सामाजिक तौर पे, मित्रता के तौर पे या संबंध के तौर पे देखा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, पर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट सारे ही एग्रीमेंट होते हैं, पर आपके एग्रीमेंट जो हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट हों ऐसा नहीं होता। आपके कॉन्ट्रैक्ट सभी एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि उनमें एग्रीमेंट तो है ही, बस कानूनी आपने कार्यवाही और कर ली, तो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, पर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपका टाइटल पेज कि आपको काम क्या करना है, काम की संख्या कितनी है। फिर आपने इंडेक्स का पेज डालना है कि हाँ मैं ये चीज़ें हैं मेरे इस पूरे फाइल के अंदर। तीसरी चीज़ नोटिस कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉस्ट क्या होती है, डेट ऑफ टेंडर क्या है, आपका टाइम कब खत्म होगा इस चीज़ का। अब यहाँ पे चीज़ लिखी हुई टेंडर, टेंडर क्या होता है इसकी डिटेल वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल हम आगे से बात करेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का हम इन्विटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि मैं ओनर हूँ, आओ मेरा काम करने के लिए ठेकेदार बनो। आपने एक प्रॉपर फॉर्म दिया, आपने बिल ऑफ क्वांटिटीज़ दी, आपने बताया इतना इतना माल चाहिए, मेरा इतने इतनी लागत
आएगी, आपने बताया काम इस तरह से होना चाहिए, आपने डिटेल सारी स्पेसिफिकेशन बता दी, आपने ड्राइंग दे दिया, प्लान दे दिया, पूरा सारा साइट का प्लान बता दिया, और आपने शर्तें, नियम, कानून जो आपको लगता है होने चाहिए आपने उस डॉक्यूमेंट में डाल दिए। इस पूरे को तैयार करने के बाद में आप अपनी विज्ञप्ति को दे सकते हैं कि हाँ ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे इच्छा हो वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइप के होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच को देखते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये एक टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि आप चीज़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे संभालते हैं। मेनली 14 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो लास्ट 14 टाइप का है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम देखते हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा करते हैं कि हम जो भी काम दे रहे हैं उस काम में हम ये ऐसा कहते हैं कि आपको जो भी लागत लगती है या आप जो भी लागत बाद में लेंगे वो लागत आप पर पीस के हिसाब से लें या आइटम रेट के हिसाब से लें। समझे कैसे इसको? हमने कहा कि आपको 10 पानी की बोतल बनानी है, तो आपने कहा ठीक है मैं बना लूँगा, आप ठेकेदार हैं, ओनर ने ये काम दिया, आपने ले लिया, आपने बोतल बना के दे दी। अब जब वो आपको पैसे देगा बाद में, तो वो पैसे इसलिए नहीं देगा कि आपने 10 बॉटल बनाई है, वो ये पूछेगा कि बताओ एक बॉटल में कितनी लागत आई। बोला कि एक में 3 रुपये आई है लागत, तो 3 गुणा 10 30 रुपये आपको वो पे करेगा। वो ये नहीं पूछेगा टोटल कितनी आई है। आपको आइटम रेट के अकॉर्डिंग काम करना होता है और आइटम रेट के अकॉर्डिंग ही आपको काम मिलता है। इसी को ही आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपको जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके इकाई मान के हिसाब से आपको लागत दी जाती है या आगत ली जाती है। इसी को आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब होता क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने क्या किया, आपने बताया कि हाँ इस चीज़ की लागत इतनी है, पर पीस की लागत इतनी है, ये है वो है। अब कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से चीज़ों को बढ़ा के या कम करके बता सकता है, तो इसमें प्रॉफिट की स्टेटमेंट बहुत अच्छी रहती है। अब हम देखते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको हर चीज़ की एक मात्रा, निश्चित उसका मान और उसकी वैल्यू बता दी जाती है कि हाँ इसकी इतनी इतनी कॉस्ट है, और कॉन्ट्रैक्टर से ये कहा जाता है कि आपको इसकी लागत के आसपास में ही खर्चा करना है। इसकी लागत जितनी हमने बताई है 100 रुपये या 500 रुपये, इसके परसेंटेज बिल्कुल पास में कि 90% लगभग इसके बराबर ही आपकी लागत पहुंचनी चाहिए। अगर आपकी लागत 100 रुपये है किसी चीज़ की और कॉन्ट्रैक्टर ने 90 रुपये बताई है, तो वो 10% कम करके लेके आया, अच्छी बात है। वो चाहे तो थोड़ा ऊपर बढ़ा सकता है, पर उसके आसपास कितना परसेंटेज रेट रहती है उस अकॉर्डिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट में पे किया जाता है। इसी को परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का फंडा कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को ये निर्देश दिए जाते हैं कि उसे सारे काम को, सारे बिल को इस तरह बनाना है जिस तरह से उसे पहले रेट बताई गई है और उस रेट के आसपास ही लागत को रखना है। अब हम देखते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा देखते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दिया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्टर को सीमित सीमा में सीमित सामग्री के साथ वो काम करना है। अगर आपका पूरा काम नहीं खत्म होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कोई पैसा नहीं दिया जाता। इसी को लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर 90% काम करके भी छोड़ देगा तो भी उसे पैसा नहीं दिया जाता, वो पूरा काम करेगा तभी उसे पैसा मिलेगा। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट्स की, पुराने ज़माने से चलती आ रही कि एक टाइप के काम के लिए पूरा पैसा उसको बता दिया जाता है कि ये होगा और उस काम को पूरा करना ही पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता। अब हम देखते हैं एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा या ऑल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें आप पूरी की पूरी बिजनेस फर्म, पूरी इंडस्ट्री का पूरा मिला के कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें, हर टाइप का काम, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, हर चीज़ आप उसमें ऐड कर देते हैं और पूरी तरह कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है कि वो उस काम को कैसे करेगा। ये तब होता है जब आपके पास बहुत बड़े लेवल का काम हो। छोटे लेवल पे ये चीज़ या इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ नहीं करते हैं। बड़ी फर्म या बड़े कामों के लिए हम एंटायर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें आपकी पूरी फर्म ही ठेके पे चल रही होती है। अब हम देखते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में हम ये करते हैं कि हम
ये देखते हैं कि आपका जो काम है उस काम के अकॉर्डिंग आपको कितना माल चाहिए, और माल के हिसाब से ही आप लेबर वर्क को बुलाते हैं कि आपको जितने मजदूर चाहिए आपने काम के हिसाब से बुला लिए हैं। और उस मजदूरी की रेट कौन सेट करता है? कॉन्ट्रैक्टर सेट करता है कि यहाँ हर एक काम की इतनी रेट होंगी। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि आप कौन कौन से सामान यूज़ कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर पूरा ध्यान रखता है इस चीज़ का। कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट भी देखता है इसमें कि लेबर रेट को इस प्रकार रखा जाए कि खुद का प्रॉफिट भी हो। अब पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है, तो उसे इस तरह सब कुछ मैनेज करना होता है कि वो प्रॉफिट में भी रहे और आपके कम माल में कम मजदूरों में सही से सही काम हो जाए। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेनली ये ध्यान रखा जाता है कि जो सामान है, जो मटेरियल है और जो काम है, उसी के हिसाब से मजदूर आए और लिमिटेशन में अच्छा प्रोडक्टिव काम हो सके। अब हम देखते हैं कि मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपकी साइट पे, आपकी इंडस्ट्री में जहाँ भी आपको उस माल की ज़रूरत है, आपको मटेरियल की ज़रूरत है, वहाँ पे आपका मटेरियल सप्लाई करने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को ठेकेदार लेता है और जो जो आपको सामान अपनी लिस्ट में लिखा है वो ला के आपको दे देता है। अब पैसे बाद में देने हैं या पहले, ये चीज़ का निर्णय आप ओनर खुद लेते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का हाथ नहीं होता है। अब देखिए, हमने जो आइटम रेट में पढ़ा था वो क्या था कि हमने सिंगल सिंगल आइटम के पैसे के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पर पीस वर्क में क्या होता है कि आपने कितने कितने प्रकार का काम किया है और उन काम के लिए आपको भुगतान की दर कितनी है, आपको किस रेट से हमको पे करना है और आपके कितने प्रकार के काम हैं, उस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट की राशि दी जाएगी। इसमें कोई भी टाइप की आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं होती है, कोई पेनल्टी का पैसा नहीं होता है। इसलिए एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में भी नहीं आता, पर इसको रखा जाता है क्योंकि इसमें आइटम रेट की तरह सामानों पर ध्यान रखने की जगह काम पे ध्यान रखा जाता है। जितना काम जहाँ पे जिस दर से हो रहा है उसी दर में भुगतान करने की प्रणाली पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में होती है। अब हम देखते हैं कॉस्ट प्लस रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में होता है। कैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को जितना कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में उसको एक परसेंटेज एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर वो प्रॉफिट करके दे। वो कम समय में, कम टाइम में, कम लेबर में काम करके दे तो उसे प्रॉफिट हो सकता है। ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को होता है, ओनर को नहीं होता है। इसमें आपके बिल ऑफ क्वांटिटीज़ और शेड्यूल ऑफ रेट्स को मेंटेन करके कि कितना बिल आया और कहाँ कहाँ पे कितना काम हुआ है, उनमें उतार चढ़ाव करके आपका कॉन्ट्रैक्टर या आप खुद जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इसमें पैसा रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को बचा सकते हैं, खुद का प्रॉफिट ले सकते हैं। अगला होता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स्ड अमाउंट तो दे ही दिया जाता है कि आपका मान लो 1,00,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है पर आप 20,000 तो ले ही लीजिए, आपको एक फिक्स्ड फ़ी तो मिल ही जाती है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने की तय की होती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये अमाउंट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपरी व्यय के अंदर जो होता है वो ऐड होता है। कैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी है और उसका ऊपरी व्यय भी है कि अगर ज़्यादा खर्चा हो गया तो 20,000 में से ही कॉन्ट्रैक्टर खर्चा करेगा और 1,20,000 नहीं जुड़ेंगे उसमें। 20,000 पहले दे चुके हैं, लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ऊपर खर्चा है तो 20,000 में से संभालो, और अगर कम में काम कर लेगा तो 20,000 तुम्हारे है ही। तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो खुद का प्रॉफिट भी बना सकता है और अगर ऊपर ही खर्चा होगा तो कॉन्ट्रैक्टर खुद संभाल लेगा। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को ब्राइब कर लेते हो, उसे रिश्वत देते हो कि आपको देखो 20,000 तो पहले ही मिल गए, आप काम अच्छा करो। काम अच्छा करेगा तो वो पैसे सूखे उसके बच जाएंगे, काम अच्छा नहीं करेगा ऊपरी व्यय होगा, ओवरहेड होगा, एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, वो 20,000 उसके खत्म हो जाएंगे। ये कंडीशन इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हाँ, इसमें दोनों को प्रॉफिट होने की संभावना रहती है और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप ऊपरी व्यय होता है तो कॉन्ट्रैक्टर खुद संभालेगा, आपको ओनर को चिंता लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें लॉसेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग या फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं कि इसमें वही चीज़ कि कॉन्ट्रैक्टर को अपन ने एक छोटा सा अमाउंट दिया, आपका जितना कॉस्ट है वो तो 1,00,000 रुपए तो है ही, पर आपने इसको छोटा सा अमाउंट दिया, पर ये अमाउंट वेरी करता है कि आपकी कितनी लागत बैठ रही है, कितनी नहीं बैठ रही है। जैसे आपने पहले दिन देखा कि 1,00,000 रुपए की लागत आएगी इस कंस्ट्रक्शन में, इस मशीनरी के अंदर, पर धीरे धीरे आपने देखा कि वो लागत अब लग रहा है कि 70 में भी काम हो जाएगा।
तो आपको जो फिक्स्ड अमाउंट 20,000 दिया गया था वो कम कर लेते हैं कि आप 17 ही देंगे, आप 15 ही देंगे। तो जितनी आपकी लागत है, अगर वो लागत कम ज़्यादा होती रहती है तो आपकी फ़ी भी फ्लक्चुएट होती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकता, उसको बढ़ाएगा नहीं, ना उसे कम करेगा, क्योंकि उसको बढ़ाएगा तो उसको जो फीस मिल रही है वो कम हो जाएगी। और डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इसको बहुत एक्यूरेटली मेंटेन करना पड़ता है और कभी कभी बीच में इसमें फ्लॉ हो जाते हैं, क्योंकि इसका एस्टिमेट करना बहुत ही टफ होता है। पर इसमें प्रॉफिट किसको होगा, प्रॉफिट इसमें ओनर को होगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर लागत बढ़ा के बताएगा तो उसकी फ़ीस कम हो जाएगी, और अगर वो उस लागत में काम नहीं करेगा तो उसको फीस नहीं मिलेगी। दोनों कंडीशन में ओनर प्रॉफिट में रहता है। अब हम देखते हैं टारगेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको जितनी लागत है उतना तो मिल ही रहा है, बल्कि आपको आपके काम का एक प्रतिशत भी मिल जाता है साथ में। ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है। इसमें ऐसा होता है कि चाहे आप पैसे मिलें या नहीं मिले, या आपका काम हो या नहीं हो, आप कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ये कोशिश करते हैं कि आपका काम बहुत अच्छे से चले और टाइम कम हो, सामग्री कम आपकी खराब हो। इसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। इसमें ऐसा किया जाता है कि आपके कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा जाता है कि आप जैसा भी हो अच्छा काम करें और कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करें। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर बड़ी कॉस्ट दिखा सकता है और उससे प्रॉफिट कमा सकता है, और कम कॉस्ट दिखाएगा तो उसको लॉस भी हो सकता है, पेनल्टी भी मिल सकती है। इसमें प्रॉफिट दोनों को होता है। अब ये देखिए कि बॉट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये बहुत ही यूनिक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है, आप ऐसा कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब, आप ही हमारे सारे पैसे, जितने पैसे लगने वाले उसकी प्लानिंग आप ही करो, डिज़ाइन आप करो, फाइनेंसर आप लेके आओ, सामान का टाइप आप चुनो, कौन कौन कहाँ बैठेगा, कहाँ से सप्लाई होगी, पावर कहाँ से आएगा, हर चीज़ आप देखो, अधिकार आप दो लोगों को। बस हमने जो आपको कंस्ट्रक्शन की लागत आपने बतानी है वो हमारे फाइनेंस के हिसाब से रखना कि हमारा 1 करोड़ का फाइनेंस है, आप उसके हिसाब में कैसे कंस्ट्रक्शन लेके आओगे, सारी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। इस टाइप की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर के पास में बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि उसके अधिकार जो कि आपके ओनर के हैं वो अधिकार कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाते हैं। वो लोगों को निकालना, भर्ती करना, चीज़ों को बदलना, प्रक्रिया में बदलाव करना, बहुत से काम कर सकता है। अगला हम देखते हैं टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये बहुत ही एडवांस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब काम पूरी तरह हो चुका होता है। जी हाँ, आपका काम पूरी तरह बस हो ही चुका होता है तब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब ये देखा जाता है कि आप अपने ओनर के इनपुट के बिना काम कैसे करेंगे, कि आपको कुछ नहीं बताया जाता, आखिरी में बस फिनिश करने जाना है आपको, बस आपको आखिरी का कुछ काम करने जाना है। उस समय पे आप क्या करेंगे, इस चीज़ को टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाता है। आपको जो हायर किया गया है, आप जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि आप आखिरी के कुछ क्षण का काम फिनिश कर सकें। इसीलिए इसे टर्न द की या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि काम किसी और ने किया था पर फिनिश आप इसको करके जा रहे हैं। अब हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बिल्कुल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ से पूरी तरह निहित है, जिसमें कानून है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उससे कोई गलत साबित नहीं कर सकता क्योंकि कानून हमारे साथ में है। ठीक है, अब हम समझते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ हम समझेंगे ऐसे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि रमेश ने सुरेश को कहा कि मुझे 8,000 रुपये दो, मैं तुम्हें 5 साल बाद में 10,000 रुपये दे दूंगा। पर क्या हुआ, जिसने पैसे लिए थे वो आदमी किसी कारणवश अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नियम बंद हो जाते हैं। यहाँ पे आप उसको फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सन अब दुनिया में नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आ जाता है। इसमें आप प्रभाव या जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, अब समझो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने एक आदमी के पास में एक बहुत पुरानी सुंदर चेयर देखी, आपने कहा ये चेयर तो मैं लूँगा, आपको 1,00,000 रुपये दूंगा, और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इच्छा की। पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो माइनर है, वो अभी तक कानूनी रूप से लायक नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। तो आपकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट है पर उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब क्या हो गया कि जब बी
अपना मेजर कंडीशन में आएगा, जब वो कानूनी रूप से एबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तब वो मना भी कर सकता है, एग्री कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इस चीज़ को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कि बी तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इच्छा में ही नहीं है। ए ने बोला कि हाँ चाहिए तुमसे लूँगा, 1 लाख रुपए दूंगा, पर बी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बी की अभी कानूनी तौर पर उम्र या सीमा वो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट देने की। पर जब बी बड़ा हो जाएगा तब वो इस कानून को मना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं एर्बिट्रेशन क्या होता है। एर्बिट्रेशन को हम ऐसे डील करते हैं कि मानो आप कानून के पास चले गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ गई, आप लोगों में झगड़ा हो गया 2 ग्रुप्स में, पर अभी तक सॉर्ट नहीं हो रहा है। आप एक इसका उदाहरण या इसका उत्तर एक निकाल के ऐसा ला सकते हैं कि आप तीसरी पार्टी को साथ में ले आइए। आप एक मित्र हैं, आपस में झगड़ा हो गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप तीसरे मित्र को ले आइए। आपकी थर्ड पार्टी अगर मिलके आपकी प्रॉब्लम सुलझाती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं एर्बिट्रेशन। आपका वो मित्र एर्बिट्रेटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक जज की भांति आप दोनों के मध्य संधि करवा सकता है, सुलह करवा सकता है। इस चीज़ को एडीआर कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि आपके झगड़े को किसी और तरीके से सुलझाने का तरीका। और इस ट्रिब्यूनल को या इस चीज़ को, इस समिति को हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। इस प्रोसेस को आर्बिट्रेशन कहा जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डील होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टरी क्या होता है, एर्बिट्रेशन क्या होता है। तो मैं होप करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।